हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक लेंगे वो है डिफ्यूज़न यानी कि परासरण, विसरण एंड ऑस्मोसिस यानी कि परासरण। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि एक जनरल एग्जांपल जो हमेशा पढ़ते आए हम कि कोई इत्र की शीशी है यानी परफ्यूम की शीशी है जिसको हमने एक कमरे में एक तरफ खोला है एक जगह। कुछ देर बाद पूरे कमरे में हमें उसकी खुशबू आने लग जाती है। तो उसकी खुशबू क्यों आती है? क्योंकि उस परफ्यूम के जो पार्टिकल्स थे वो उस शीशी में से निकलकर पूरे कमरे में फैल गए हैं। तो इसे ही कहते हैं विसरण। हमने यहाँ पे कोई एफर्ट्स नहीं लगाए, तो ये क्या हुआ है? स्वतंत्र रूप से हुआ है, स्वतः हुआ है, अपने आप हुआ है। अब जहाँ पे हमने सीसी जिस कॉर्नर में खोली थी वहाँ पे सीसी के अंदर परफ्यूम भरा हुआ था, यानी कि वहाँ पे इत्र की या परफ्यूम के पार्टिकल्स ज़्यादा थे। जबकि दूसरे जस्ट अपोजिट कॉर्नर में जहाँ पे अब हमें खुशबू आने लग गई है, उसकी स्मेल आने लग गई है, वहाँ पे पार्टिकल्स नहीं थे। तो दूसरा क्या हुआ कि परफ्यूम के पार्टिकल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो डिफ्यूजन यही होता है, जब कोई भी ठोस, द्रव या गैस के पार्टिकल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। इसे ही कहते हैं विसरण। यहाँ पे जो गति हुई है वो स्वतंत्र रूप से, यानी हमने बाहर से कोई एनर्जी नहीं लगाई है। यहाँ पे परफ्यूम के पार्टिकल ने खुद ही गति करी है। तो विसरण की जो क्रिया होती है वह स्वतंत्र रूप से होती है तथा पार्टिकल की खुद की गति के कारण होती है, यानी कि पार्टिकल की खुद की गतिज ऊर्जा के कारण होती है। तो विसरण वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतंत्र रूप से स्वतः अपनी गतिज ऊर्जा के कारण गति करते हैं, उसे ही विसरण कहते हैं। जैसे देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे, अगर जल से भरे एक पात्र में कॉपर सल्फेट का एक टुकड़ा डाला जाए तो कुछ समय पश्चात यह घुल जाता है और सारा पात्र जो है रंगीन हो जाता है, यानी कि कॉपर सल्फेट के कारण नीला सा कलर आता है। तो हमने एक पार्टिकल डाला, थोड़ी देर बाद में क्या होगा कि वो घुल जाएगा तो पूरा का पूरा नीला हो गया, यानी कि एक जगह था और सारा हो गया, घुल गया। इसी प्रकार जब किसी गंधयुक्त गैस से भरी बोतल को कमरे में खोल दिया जाए तो कुछ ही समय में गैस में समान रूप से सारे कमरे में फैल जाती है। किसी गैस अथवा अन्य पदार्थ के स्वच्छंदी रूप यानी कि स्वतंत्र रूप से संपूर्ण स्थान में वितरित होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन, हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन ध्यान रखनी है थ्योरेटिकल एग्जाम के हिसाब से। एग्जैक्ट डेफिनेशन, गैस, द्रव अथवा ठोस पदार्थों के अणुओं की उपलब्ध समस्त स्थान में वितरित होने की प्रवृत्ति को ही विसरण कहते हैं। अथवा विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर प्रवाहित होते हैं। हमने समझ तो लिया ही परफ्यूम की एग्जाम्पल से, बस हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन आना चाहिए। जब आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि विसरण को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द डिफ्यूजन, तो आप एग्जाम्पल ना दें, आप एग्जैक्ट डेफिनेशन दें। बच्चों के साथ ये मामला थोड़ा सा दिक्कत आती है कि जैसे टीचर उनको एग्जाम्पल दे के समझाता है, आप वैसे एग्जाम्पल लिख देते हैं। नहीं, आपको जो पूछा जाए वही लिखना है, टू द पॉइंट। टीचर आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल देता है, यदि वो प्रश्न में पूछ रहे हैं एग्जाम्पल सहित समझाइए तो आप एग्जाम्पल लिखिए। तो परिभाषा जो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क की हुई है, बोल्ड है, उसको आप ध्यान में रखें। और एक और बात बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है कि डिफ्यूजन होता है गैस में। नहीं, डिफ्यूजन सभी पदार्थों में पाया जाता है, चाहे गैस है, चाहे द्रव है, चाहे ठोस है। लेकिन गैसों में उसकी जो प्रवृत्ति है या टेंडेंसी है वो बहुत फास्ट होती है, इसलिए जनरली हम सोचते हैं तो गैस में ही होता है। नहीं, डिफ्यूजन इज द कैरेक्टर ऑफ ऑल थ्री स्टेज, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। नेक्स्ट, जैसे उपयुक्त उदाहरण में बोतल में गैस की सांद्रता कमरे में उस गैस की सांद्रता से अधिक होती है, इसलिए बोतल से गैस के अणु जैसे हमने पढ़ा था वो सारा इसमें लिखा हुआ है, जैसे आपको समझाया गया। एक जो अंडरलाइन किया गया है, ये देखिए यहाँ पे डिफ्यूजन के दौरान जो गति होती है वो पार्टिकल की खुद की ऊर्जा के कारण होती है। पार्टिकल की खुद की ऊर्जा के कारण या गति के कारण जो ऊर्जा उनमें होती है उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने आपको कहा था हमें बाहर से ऊर्जा नहीं लगानी पड़ रही, अपने आप ये गति कर रहे हैं। इनकी गति के कारण जो ऊर्जा है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो ये हुआ इनका काइनेटिक एनर्जी के कारण स्वतः गमन। नेक्स्ट, अब देखिए इसके गैस के अणु कुछ समय पश्चात क्या होगा, मैंने परफ्यूम की शीशी खोल दी, सारे कमरे में एक जैसे स्मेल हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स की गति करना बंद हो गई? नहीं, ऐसा नहीं होता है।
यदि आपको कॉपर सल्फेट वाले एग्जाम्पल से भी समझाएं तो जैसे कॉपर सल्फेट को हमने घोला पानी के अंदर, पूरी की पूरी ग्लास के पानी का कलर नीला हो गया। तो अब लास्ट में ये नहीं होता कि कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स जो हैं वो गमन करना बंद कर दे। अब जब सारा एक जैसा हो गया तो जितने भी पार्टिकल हैं वो एक समान गति करते हैं, यानी जितने लेफ़्ट साइड में आ रहे हैं उतने ही राइट साइड में जा रहे हैं, सभी दिशाओं में एक जैसा गमन होता है। तो हमें ये लगता है कि पार्टिकल्स ने गति करना बंद कर दी। ऐसी स्थिति में गति बंद नहीं होती है बल्कि गति समान रूप से होती है, तो इसे कहते हैं। तो ये एक और कॉन्सेप्ट है डिफ्यूज़न का कि लास्ट में स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाती है जब पार्टिकल समान रूप से गति करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन। इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन शब्द आता है जब एक से अधिक पार्टिकल के डिफ्यूजन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। समझ लीजिए मैंने एक कमरे में 4 प्रकार के परफ्यूम खोल दिए, तो अब वहाँ पे एक परफ्यूम की शीशी का डिफ्यूजन दूसरे परफ्यूम की शीशी के डिफ्यूजन से स्वतंत्र रूप से होगा। ऐसा नहीं है कि एक का डिफ्यूजन दूसरे के डिफ्यूजन को प्रभावित करेगा। तो स्वतंत्र जो है, ये डिफ्यूजन जो होता है वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होता है, इसलिए इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन। विसरण एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। अगर कमरे में एक से अधिक प्रकार की गैस के अणु उपस्थित हों तो भी एक गैस के अणु दूसरी गैस के अणुओं के विसरण को प्रभावित नहीं करते हैं। तो ये हुआ इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन जो होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार काम करता है। ये देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, ग्रेडियंट का मतलब होता है टू चेंज। अतः प्रत्येक पदार्थ अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार विस्तृत होता है। यानी कि आप समझ लीजिए जैसे परफ्यूम की शीशी के एग्जांपल से हम बात करें तो जिस कॉर्नर में हमने परफ्यूम की शीशी खोली थी वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। जस्ट उसके अपोजिट कॉर्नर पर जहाँ शुरुआत में कोई स्मेल नहीं आ रही थी वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम या जीरो थी। तो एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर पर परफ्यूम के पार्टिकल्स की सांद्रता में चेंज हो रहा है, इसे कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कोई भी पार्टिकल या परफ्यूम के पार्टिकल अपनी अधिक सांद्रता यानी अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर गति करेंगे, इसे ही कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता, ग्रेडियंट यानी टू चेंज। नेक्स्ट, आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर भी शब्द तब यूज होता है जब बहुत सारे पदार्थ विस्तृत हो रहे हों। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम कोई ले रहे हैं, जैसे 4 शीशों वाले ले लें। 4 परफ्यूम की शीशी एक हमने कमरे में खोल दी तो वहाँ पे टोटल जो पार्टिकल डिफ्यूज हो रहे हैं वो सभी उस माध्यम पर कुछ न कुछ प्रेशर लगाएंगे। उस प्रेशर में प्रत्येक गैस का जो रेशो है वो उसका पार्शियल प्रेशर कहलाता है। तो सीधे से शब्दों में आप समझिए कि टोटल प्रेशर में से हर किसी का जो हिस्सा है वो उसका आंशिक दाब है। सभी के आंशिक दाब मिलकर क्या हो जाएंगे, टोटल प्रेशर। नेक्स्ट, डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर जैसे मैंने अभी आपको कहा, जब कोई भी पार्टिकल डिफ्यूज यानी विस्तृत होता है तो माध्यम पर वो दाब डालता है, उसे क्या कहते हैं, विस्तरण दाब या डिफ्यूजन प्रेशर। विभिन्न पदार्थ या पदार्थ के अणु अथवा आयनों का विस्तृत होने की प्रवृत्ति ही विस्तरण दाब कहलाती है। अब यदि हम विस्तरण को विस्तरण दाब के फॉर्म में परिभाषित करें तो पदार्थ के अणु या आयनों के उच्च विस्तरण दाब से निम्न विस्तरण दाब की ओर शुद्ध गमन को विस्तरण कहते हैं, जो अणुओं अथवा आयनों में अंतर्निहित गतिज ऊर्जा को उपलब्धता के कारण होता है। तो देखिए इसको यदि वापस एक्सप्लेन करें तो मैंने आपको कहा था कि पहले विस्तरण दाब क्या है, विस्तरण दाब जो विस्तृत होने की प्रवृत्ति। तो जहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा होंगे वहाँ पे विस्तरण दाब ज़्यादा होगा और वहाँ से विस्तरण भी ज़्यादा होगा। तो परफ्यूम की शीशी का ही एग्जांपल हम यदि समझें तो एक कॉर्नर पर हमने परफ्यूम की शीशी खोल रखी है, दूसरे कॉर्नर पर कोई स्मेल नहीं आ रही है। तो जहाँ पे परफ्यूम की शीशी खोली है वहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा, तो वहाँ पे उनका प्रेशर ज़्यादा, तो वहाँ पे विस्तरण दाब ज़्यादा। जो अपोजिट साइड है जहाँ पे शुरुआत में कोई स्मेल नहीं आ रही वहाँ पे परफ्यूम के पार्टिकल जीरो, उनकी सांद्रता जीरो, उनका विस्तरण जीरो, तो विस्तरण दाब जीरो। तो देखिए पार्टिकल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर यानी अधिक विस्तरण दाब से कम विस्तरण दाब की ओर आ रही हैं। तो हमने विस्तरण को डिफाइन कर दिया विस्तरण दाब यानी डिफ्यूजन प्रेशर की टर्म में। पदार्थ के अणुओं अथवा आयनों का हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की ओर जाना। नेक्स्ट, गैसों के जो विस्तरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। फर्स्ट इज टेम्परेचर।
तो देखिए टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी के कारण ही हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि डिफ्यूजन होता है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी मूवमेंट बढ़ेगी, इससे क्या होगा, डिफ्यूजन बढ़ेगा। सेकंड है डेंसिटी यानी घनत्व। नियत स्थितियों में विसरित होने वाले विभिन्न गैसों की विसरण दर काफ़ी भिन्न होती है। विसरण में यह भिन्नता गैस के घनत्व से संबंधित है, यानी कि आप सभी कंडीशन एक जैसी है और दो अलग अलग गैस को डिफ्यूज़ करवा रहे हो तो उनका जो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि विसरण कैसे हो रहा है। गैसों के विसरण एक्चुअली गैसों का जो डिफ्यूज़न है वो उनकी रिलेटिव डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है कि गैसों के डिफ्यूजन की दर उनकी आपेक्षिक घनत्व के प्रतिलोमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको ये रिलेशन याद रखना है। नेक्स्ट ये देखिए फॉर्मूले में पुट किया हुआ है R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू बाई रूट ऑफ D2 अपॉन D1, यानी कि ये क्या है, अपने आपेक्षिक घनत्व के वर्गमूल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट थर्ड है मीडियम ऑफ डिफ्यूजन, वह माध्यम जिसमें गैसों का विसरण करना है इस प्रक्रिया को प्रभावित करता है। विसरण माध्यम की अधिक सांद्रता अथवा घनत्व विसरण क्रिया को मंद कर देती है। सीधी बात है, यदि माध्यम की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसके अंदर विसरित होने वाला गैस या जो भी पार्टिकल है वो उसका मूवमेंट धीरे हो जाएगा। फोर्थ, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट देखिए साधारणतः कोई एक सिस्टम है, उसमें गैस के अणु दो विभिन्न बिंदुओं पर सांद्रता में डिफरेंस है, एक तो इसलिए विसरण करते हैं, दूसरा उनमें डिस्टेंस भी जो है वो डिफ्यूजन को प्रभावित करती है। जैसे उसी कमरे का एग्जांपल ले लेते हैं हम कि जैसे कमरे में जहाँ पे हमने परफ्यूम की शीशी खोली थी वहाँ पे सांद्रता ज़्यादा है, कमरे के दूसरे कॉर्नर पर सांद्रता कम है। अब उस सांद्रता में डिफरेंस कितना है वो प्रभावित करेगा डिफ्यूजन को। यदि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो डिफ्यूजन जल्दी होगा, डिफरेंस कम है तो डिफ्यूजन धीरे धीरे होगा। और दूसरा डिस्टेंस, यदि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है यानी कि कमरा बहुत बड़ा है तो डिफ्यूजन धीरे धीरे होगा, और कमरा बहुत छोटा है तो डिफ्यूजन बहुत तेज़ होगा। सीधी सी बात है, छोटे कमरे में हमें स्मेल जल्दी आती है, बड़ा हॉल है तो स्मेल कम आएगी। तो डिफ्यूजन को दो चीज़ें प्रभावित कर रही है, दो बिंदुओं के बीच में यानी उस कमरे के दोनों कॉर्नर्स के बीच में कितनी सांद्रता में अंतर है और कितना उसके अंदर डिस्टेंस है। तो डिफ्यूजन के ये दोनों फैक्टर डिस्टेंस और कंसंट्रेशन जो है वो सम्मिलित रूप से कहलाते हैं विसरण दाब प्रवणता, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। आगे एक शब्द और आएगा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, आप कंफ्यूज ना हो, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट अलग है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट अलग है। तो दो बिंदुओं के बीच जितनी अधिक दूरी होगी विसरण उतनी गति से मंद होगा। गैस के अणुओं की दो बिंदुओं पर सांद्रता भिन्नता यानी कंसंट्रेशन डिफरेंस और इनके बीच की पारस्परिक दूरी को सम्मिलित रूप से डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। ये हुआ आपके फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन, टेम्परेचर, डेंसिटी, मीडियम ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, ठोस। अब एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी, ऐसा कॉन्सेप्ट न बनाएं कि डिफ्यूजन हमेशा गैसों में ही होता है। डिफ्यूजन सभी में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में बस तब लिक्विड में जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है डिफ्यूज होने की वो थोड़ा कम होती है। सॉलिड में तब हो पाता है जब वो सॉल्युबल स्टेज में आ जाए, तब इनके अंदर जो विसरण का गति है वो बहुत कम होती है। विसरण में पौधों का महत्व, ये जो महत्व है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको बहुत सारी फिजियोलॉजी के एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, जैसे कि अगर स्टोमेटा से O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है तो वो किस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है, ऑस्मोसिस से हो रहा है, डिफ्यूजन से हो रहा है या किस और प्रोसेस से हो रहा है। तो आप ध्यान रखिए, स्टोमेटा से होने वाले गैसों का आदान प्रदान यानी O2 CO2 का आदान प्रदान तथा स्टोमेटा से होने वाला ट्रांसपीरेशन यानी स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, ये दोनों ही डिफ्यूजन के कारण होते हैं। खनिज लवणों के आयनों का निश्चित अवशोषण यानी पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स भी विसरण के द्वारा ही होता है, और रूट्स के द्वारा जो पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, ये चारों ही क्या होते हैं, डिफ्यूजन के एग्जाम्पल। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक्चुअली डिफ्यूजन का ही एक प्रकार है। ऑस्मोसिस हम लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।